गुड मॉर्निंग। आज हम मेंडल के तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपरिवहन का नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले जो पीछे दो नियम अपन ने पढ़े थे उसके बारे में हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? प्रभाविता का नियम। ठीक है, उसमें हमने क्या लिया था? एक तो लंबा पौधा लिया था कैपिटल टी, और एक हमने लिया था बोना पौधा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दो पौधे लिए थे। दोनों पौधों के बीच में हमने संकरण करवाया था। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। इसका मतलब है कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? जो पीढ़ी हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, यानी दो पौधों के बीच में जैसे लंबा और बोना पौधा था, दोनों के बीच में हमने संकरण करवाया, तो उससे हमें क्या प्राप्त हुई? F1 पीढ़ी। तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसके अंदर कौन सा लक्षण आपको दिखाई दे रहा है? जो लक्षण हमें दिखाई देता है F1 पीढ़ी में वो लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, और जो लक्षण हमें दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो F1 पीढ़ी में कौन सा प्राप्त हुआ था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्या है? लंबेपन का है, और स्मॉल टी क्या है? बोनेपन का है। तो जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण था, यानी वो पौधा हमें लंबा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो जो लक्षण दिखाई देता है वो लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो इसे हमने क्या कहा था? प्रभाविता का नियम कहा था। तो ये क्या है? प्रभाविता का नियम है। दूसरा हमने पढ़ा था पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या था? कि जब हमने दो पौधों के बीच में संकरण करवाया था, ठीक है, एक तो शुद्ध लंबा लिया था, एक शुद्ध बोना, तो F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ था? विषम युग्मजी लंबा पौधा हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था। अब जो F1 पीढ़ी में हमें पौधा प्राप्त हुआ उनके बीच में हम क्या करवाएंगे? स्वपरागण करवाएंगे। मतलब F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था, तो उसका संकरण उसी पौधे से हम करवाएंगे, आपस में संकरण करवाएंगे। तो हमने करवाया था। फिर उसके बाद में जो एक तो लिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा भी हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, एक नर लिया था और एक मादा लिया था। दोनों का जो युग्मक है वो युग्म विकल्पी अलग अलग हुए थे, दोनों के बीच में हमने संकरण करवाया था। ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि जब आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वो आगे संकरण करने से पहले दोनों युग्म विकल्पी में पृथक पृथक हो जाता था। एक कैपिटल टी युग्म विकल्पी बनाता था और एक स्मॉल टी युग्म विकल्पी बनाया था। ठीक है, तो ये दोनों युग्म विकल्पी अलग होकर फिर स्वतंत्र रूप से एक दूसरे युग्मक में चले गए थे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो युग्म विकल्पी वो पृथक पृथक होके दूसरे युग्मक में चले जाते हैं। तो इसे हमने क्या कहा था? पृथक्करण का नियम कहा था। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र अपरिवहन का नियम। तो जो पीछे दो नियम अपन ने पढ़े थे वो एक संकर संकरण पर आधारित थे। मतलब हमने उन दोनों नियमों में सिर्फ एक लक्षण को लेकर ही प्रयोग किया था। ठीक है, अब जो दूसरा नियम है उसमें मेंडल ने क्या किया था कि दो लक्षणों को लेकर उसने प्रयोग किया था। तो ये क्या था? स्वतंत्र अपरिवहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है ना। तो इस नियम के अनुसार देखो, इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के बीच में संकरण करवाया जाता है। यानी हम क्या करेंगे? दो लक्षण लेंगे इसमें। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, तो पौधे के हम दो लक्षण लेंगे। एक तो हम लेंगे जो फली है, अपरिपक्व फली का रंग, और दूसरा हम लेंगे बीज की आकृति। फली का रंग एक तो हरा होता है और दूसरा पीला होता है, और जो बीज होता है उसकी आकृति गोलाकार होगी और झुर्रीदार होगी। अब दोनों के अंदर प्रभावी लक्षण कौन से हैं? तो जो अपरिपक्व फली का रंग है, तो फली के रंग में हरा रंग जो है वो प्रभावी है, और पीला रंग है वो अप्रभावी है। बीज की आकृति में जो गोलाकार है वो क्या है? प्रभावी है, और झुर्रीदार है वो अप्रभावी है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से, और कैपिटल आर से। वो हम आगे देखेंगे कैसे लिखेंगे इनको। ठीक है, देखो इसको एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के बीच में हम संकरण करवाएंगे। तो जो लक्षण की वंशागति, जो एक लक्षण की वंशागति का दूसरी लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई एक लक्षण वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पीढ़ी में जा रहा है, जैसे दो लक्षण वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा रहे हैं, तो दोनों लक्षण जाएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव
नहीं डालेंगे। एक दूसरे जो दो लक्षण है वो दोनों आपस में एक दूसरे पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, वो स्वतंत्र रूप से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, वंशागत होंगे। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं कि यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार, तो हमने क्या बोला कि जो पीला है और जो गोलाकार है वो क्या है, प्रभावी है ना। तो इसमें हमने क्या लिया, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, पौधे का संकरण हम जुर्रीदार, हरे जुर्रीदार स्मॉल वाई स्मॉल आर वाले पौधे से करवाएंगे। तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसमें, उसके अंदर हमें पौधे क्या प्राप्त होंगे, पीले और गोलाकार वाले प्राप्त होते हैं। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे प्राप्त होंगे। अब देखो इसके अंदर अपन समझते हैं इसको अच्छे से। ये अपन है, देखो F1 पीढ़ी में हमने क्या लिया, जो आपके समयुग्मजी पौधे लिए पीले, तो ये कैपिटल वाई पीले और गोलाकार कैपिटल आर गोलाकार। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये हमने दो लक्षण लिए, एक पौधे के दो लक्षण। फिर इधर आते हैं, इधर हमने हरा और जुर्रीदार, हरा कैपिटल स्मॉल वाई और जुर्रीदार स्मॉल आर, ये समयुग्मजी, ये क्या है, जनक पीढ़ी है। अब इनके बीच में हमने संकरण करवाया, तो ये इनके युग्मक बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर, दोनों के बीच में संकरण होगा, तो ये अपने को पीढ़ी प्राप्त होगी। यानी सारे पौधे क्या प्राप्त होंगे, पीले और गोलाकार पौधे प्राप्त होंगे। अब हमने क्या किया था, अब हम क्या करेंगे, इसका और इसी के साथ, यानी F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है उसमें हम स्वपरागण करवाएंगे। यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर जो ये हमें प्राप्त हुआ, ये पीढ़ी, ये पौधा प्राप्त हुआ है, इस पौधे का हम इसी प्रकार के पौधे के साथ में संकरण करवाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर नर लिया और कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमने मादा लिया। इसके हम युग्मक देखेंगे तो युग्मक क्या बनेगा, इसका 4 युग्मक बनेंगे। देखो इसका एक का देख लेंगे तो सेम इसका भी वही बनेगा। तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक तो ये बन जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर ये बन सकता है, 2 बन जाएंगे। तीसरा बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और चौथा बनेगा कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये युग्मक बनेंगे, तो 4 ये बनेंगे और 4 इधर बनेंगे, दोनों के बीच में संकरण करवाएंगे। तो हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, ये 4 लक्षण अपन ने नर के लिए और ये इधर अपन ने 4 लक्षण मादा के लिए। तो फर्स्ट जो ये लक्षण है इसका हम इन चारों के साथ करवाएंगे, फिर दूसरा है इसका हम इस चारों के साथ करवाएंगे, फिर तीसरा है इस तीसरे का हम इन चारों के साथ में करवाएंगे, इस चौथा है फिर इसका हम इन चारों के साथ में करवाएंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ में इसका करवाएंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, फिर हम इसका इसके साथ में करवाएंगे। तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसका हम इसके साथ करवाएंगे। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये प्राप्त हुआ हमें। तो ऐसे ही हमें क्या करेंगे, ये पूरी टेबल में क्रॉस करवाएंगे और ये पौधे हमें प्राप्त होंगे। अब हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं। तो जीनोटाइप फिनोटाइप का मतलब है क्या, मैंने बता दिया था, यानी जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं आंखों से, तो वो क्या होते हैं, लक्षण प्ररूप होते हैं, फिनोटाइप होते हैं। और जो लक्षण अंदर होते हैं, आंतरिक होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो जीन प्ररूप होते हैं, जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, तो लक्षण प्ररूप हम देखते हैं कि हमें बाहर से देखने पर हमें कितने पौधे हरे और गोलाकार दिखाई देते हैं और कितने पौधे हमें पीले और झुर्रीदार दिखाई देते हैं। तो देखो इनका अनुपात होगा लक्षण प्ररूप का 9:3:3:1। तो इसके अंदर 9 पौधे तो हमें क्या पौधे प्राप्त होंगे, पीले गोलाकार प्राप्त होंगे। 3 पौधे हमें हरे और गोलाकार प्राप्त होंगे। 3 पौधे पीले और झुर्रीदार प्राप्त होंगे। 1 पौधा हमें हरा और झुर्रीदार प्राप्त होगा। तो ये पौधे हमें लक्षण प्ररूप बाहर से दिखाई देने पर। जीन प्ररूप हम देखते हैं तो अनुपात क्या रहेगा, 1:2:2:4:1:1:2:1:1:2:1। ये हमारा जीन प्ररूप रहेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे इस टेबल में देखो, इस टेबल में आपको कैपिटल वाई कैपिटल आर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के कितने इसके अंदर पौधे हैं वो गिनने हैं। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इस टाइप के जितने पौधे हैं वो आपको गिनने हैं। ठीक है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर इस टाइप के कितने पौधे हैं वो आपको गिनने हैं। तो जितने जितने पौधे होते हैं वो उसका जीन प्ररूप
होता है। ठीक है, तो जो हमने लिखा है कि जो कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आर है वो एक है। दूसरा अपन देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके दो पौधे हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके दो पौधे हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके चार पौधे हैं। कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर का एक पौधा है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं कि दो पौधे स्मॉल वाई स्मॉल आर के हैं। एक पौधा कैपिटल वाई स्मॉल आर का है। दो पौधे कैपिटल वाई स्मॉल आर का है। और एक पौधा हमें प्राप्त होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये पौधे हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते, एक दूसरे पर वो कोई प्रभाव नहीं डालते। इसे ही हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो जब जाते हैं तो वो एक दूसरे लक्षण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं अगली पीढ़ी में। ठीक है, तो अब ये तीनों नियम हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेंडल के वंशागति के नियम का महत्व है। क्योंकि मेंडल ने ये नियम दिए तो सही, लेकिन ये नियम देने के फायदे क्या हैं हमारे जीवन के ऊपर, लाइफ में क्या फायदे हैं वो हम देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि प्रभाविता के लक्षण के कारण हानिकारक या घातक जीनों का अभिव्यक्त न होना, यानी जो अप्रभावी लक्षण है जैसे बोनापन हो गया, बीज झुर्रीदार होना, तो ये क्या है, घातक लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। तो इन लक्षणों का हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इन नियमों के जरिए, इन प्रयोगों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उन लक्षणों को अलग कर सकते हैं। और जो लक्षण हमें चाहिए, जो शुद्ध लक्षण होते हैं जो चाहिए, उनको हम अलग कर सकते हैं। तो एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं जो दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक जीन होता है ना, एक जीन के अंदर दो युग्म विकल्पी होते हैं। एक जीन जैसे लंबाई का जीन है कोई, तो उसके अंदर दो युग्म विकल्पी है, एक तो लंबापन है और दूसरा बोनापन है। तो दोनों विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है, जीन करता है। तो जीन के अंदर दो युग्म विकल्पी होते हैं जो दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करता है। दो युग्म विकल्पी क्या करेंगे, दो लक्षणों को नियंत्रित करेंगे। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कि इससे संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का पता चलता है कि अगर कोई नए लक्षण हमें प्राप्त होते हैं, दो जनकों के बीच में संकरण करवाएंगे तो जो संतति में प्राप्त होगी, जिसमें नए लक्षण प्राप्त होंगे तो उसका हमें पता लगा सकते हैं। तीसरा, इस संकरण विधि के अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है व उपयोगी लक्षणों को एक साथ लाया जा सकता है। अब इन विधियों के द्वारा हम क्या करेंगे, जैसे हमें लंबे पौधे चाहिए है ना, और बीज का रंग, फली का रंग हमें हरा चाहिए, बीज क्या करते हैं हमें गोलाकार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में ऐसा संकरण करवाएंगे जिससे ये तीनों एक संतति में प्राप्त हो जाए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उपयोगी लक्षणों को अलग कर सकते हैं और अनुपयोगी लक्षणों को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो उसके बाद में मेंडल के नियमों के प्रयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाली फसल की किस्में पैदा की जा सकती है ना। वही जो अच्छी फसल के बीज हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सूत्रजननी मेंडलीय नियमों पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रयोग उसने मटर के पौधे पर किए थे, तो ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, और यही प्रयोग अगर इंसान पे करते हैं तो वो सूत्रजननी में आता है। विज्ञान की एक शाखा है सूत्रजननी, उसके अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। किसका, जैसे मेंडल की जो नियम है वो इंसानों पर प्रयोग किए जाते हैं, तो जिस विज्ञान की शाखा में ये किए जाते हैं उसको अपन सूत्रजननी कहते हैं, यूजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये था अपना जेनेटिक्स चैप्टर, ये पूरा हो गया है। इसके बाद में हम आगे वाला चैप्टर चौथा स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर देखो एक चीज है कि जो मेंडल ने है वो मटर के पौधे पे प्रयोग करने के बाद में उसने ये तो सोचा होगा ना कि जो ये मटर के पौधे पे प्रयोग किए, क्या ये मटर के पौधे पर ही काम करते हैं या फिर और किसी पर भी ये सेम तरीके से काम करते हैं। तो उसने सेकंड प्रयोग जो किस पे किया था, वो किया था मधुमक्खी पे किया था। दूसरी बार मटर के पौधे के बाद में उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, मधुमक्खी पे किया था। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।